तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और आज के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और आज़ादी की इस अमृत महोत्सव की बेला पर शानदार तरीके से तिरंगा का सम्मान किए होंगे, ध्वजारोहण किए होंगे और अपना जो सम्मान है देश के प्रति वो जागृत किए होंगे, उजागर किए होंगे और समाज कल्याण के प्रति एक नए साहस के लिए आह्वान किए होंगे और जो बलिदान दिए हैं उन शहीदों को धन्यवाद किए होंगे, उनका नमन किए होंगे। तो आप सभी जो साथी हैं आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। वाह, बहुत बढ़िया, राजीव नारायण जी आ गए हैं, है ना? कहीं कोई गाड़ी में सफर कर रहे हैं लग रहा है कोई सा, है ना? हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बढ़िया। देखिए ये जज्बा है, ये कहीं लग्जरी कोई गाड़ी में या ट्रेन में सफर कर रहे हैं, है ना? राजीव जी कहाँ जा रहे हैं? बस में हो सर, अचानक पटना जाने की बारी आ गई, वही पटना जा रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत रामपुर बढ़िया, से। है ना? चलिए कोई बात नहीं, सफर करते रहिए। बाकी आप ये सेशन का लाभ लीजिए। ये जो सेशन है ये अभी एग्जाम हुआ था 14 अगस्त 2022 को उत्कल ग्रामीण बैंक का। और भी साथी दिख रहे हैं, सतीश चंद्र जी नमस्कार, सुनील विकी जी दिख रहे हैं, गौतम सिंह जी दिख रहे हैं, बहुत सारे साथी जुड़े हैं, सभी का अभिनंदन। और अभिनंदन सबका कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अभिनंदन जी ने भी कुछ अभिनंदन किया है। अभिनंदन बनर्जी जी बोल रहे हैं सभी को आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है, नेटवर्क इतना जो है मजबूत नहीं है, नेटवर्क उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ अच्छे से आप तक पहुँच रही होगी, है ना? पहुँच रही है? चलिए बहुत बढ़िया। जी सर पहुंच रहा है अच्छे से। ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। तो आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे जो रिकॉल्ड क्वेश्चंस पे उत्कल ग्रामीण बैंक का एग्जाम हुआ था और हमारे साथियों ने उस एग्जाम्स के कुछ सवाल हमको साझा किए। तो ये जब हम सवाल साझा करते हैं तो आने वाले प्रमोशन एग्जाम को अगर देखें, जैसे त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का जो प्रमोशन एग्जाम होगा अभी और जो आपका प्रमोशन एग्जाम होगा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का, तो उन साथियों के लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि जो रिकॉल क्वेश्चन अभी प्रमोशन एग्जाम में कल आए हैं तो इनकी पूरी संभावना है कि आने वाले प्रमोशन एग्जाम में भी उसके 40% to 50% हूबहू रिपीट हो जाएंगे। हाँ जी, हमारे शेखर दास जी आ गए, बस इन्हीं का इंतजार था, फिर सेशन शुरू करें। देखिए उनसे अनुमति लेना पड़ता है ना हमारे शेखर बाबू, क्योंकि यही है, मतलब सबसे पहले जुड़े हुए हैं हमारे शेखर जी। तो शेखर जी आ जाते हैं तो बढ़िया रहता है ना? तो शेखर जी आ जाएंगे, तो आ गए शेखर जी, सबके लिए थोड़ा सा दुआ कर दीजिए कि सब शिखर पर पहुंच जाएं, है ना? तो दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। आप तो शिखर हैं, सबको शिखर पर पहुंचा दीजिए और सभी लोग शिखर पर रहेंगे ना तो कितना शानदार होगा, समरसता होगी, है ना? और संकल्प के साथ पहुंच सकते हैं। संकल्प और सही मार्गदर्शन, सही अध्ययन, सही दिशा और सही मेहनत करके आप जो है अपने शिखर तक पहुंच सकते हैं। जैसे शेखर जी हमेशा एकदम सेशन में अटेंड करते रहते हैं ना, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ। तो आज जो है विनायक पाल जी आ गए। वाह विनायक पाल जी, वाह, एकदम शानदार लग रहे हैं अंधेरे में भी, है ना? तो आप जुगनू की भांति हैं। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे इन सवालों पे जो कल प्रमोशन एग्जाम में आए। मैं कोशिश करूंगा एक दो साथी जो कल के प्रमोशन एग्जाम में भाग लिए थे वो हैं, तो उनसे चर्चा करते हैं पहले। हाँ जी, सुमन जी हैं क्या, जुड़े हैं सुमन जी? मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? या रशांत गुरु जी जुड़े हुए हैं? एक मिनट देखते हैं। सुमन जी तो नहीं जुड़े हैं, रशांत जी भी नहीं जुड़े अभी। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी सवालों पे चर्चा करेंगे और ये जो सवाल हैं आप खुद चैट बॉक्स पे उसका आंसर लिख के आप लोग मुझे बता सकते हैं कि उनके जो आंसर क्या होंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो सवाल हैं हम हमारे ये जो आए हैं कल, उसके 80% जो सवाल हैं वो पूरे पूरे रिकॉल बेस्ड हैं। तो जैसे हम बताते हैं ना सतीश जी कि रिकॉल क्वेश्चन ग्रामीण बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं रिकॉल क्वेश्चन। तो ये उत्कल ग्रामीण बैंक के लिए कल का जो एग्जाम हुआ उसमें 80% जो है रिकॉल क्वेश्चन सीरीज में से आया है। जैसे पहला सवाल जो है, मैं स्क्रीन नहीं बना पाया हूं क्योंकि आप अभी काफ़ी सारे प्रोग्राम की वजह से पीछे पीपीटी नहीं बना पाया, क्योंकि
अभी 15 अगस्त का प्रोग्राम था, फिर विभाजन विभीषिका का प्रोग्राम था, फिर अलग जगह और भी बहुत सारे प्रोग्राम थे, जिसकी वजह से पीपीटी में सवाल आपके पीछे नहीं आएंगे। जस्ट मैं डिस्कशन करूंगा सवाल, और सवाल का जवाब आप लोग नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो ये रिकॉर्ड हो ही रहा है। तो पहला सवाल आया था कि वो है व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर डिमांड प्रोमिसरी नोट। जवाब आप लोग चैट बॉक्स में कर दीजिए। सवाल नंबर पहला आया था कि व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर डिमांड प्रोमिसरी नोट, और ये बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी का सवाल है कि डिमांड प्रोमिसरी नोट जो होता है उसका लिमिटेशन पीरियड क्या होता है। और लिमिटेशन पीरियड वो अवधि होता है जिस अवधि में आप जो borrower के लिए या जो भी डिमांड प्रोमिसरी नोट लिखा है उसमें सूट फाइल कर सकते हो, वो अवधि है। तो सवाल क्या पूछा गया कि लिमिटेशन पीरियड ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट क्या है। तो शंकर भगत जी ने लिखा 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट। जिस तारीख को डिमांड प्रोमिसरी नोट लिखी गई है उस तारीख से 3 साल तक उसकी वैलिडिटी है, आप सूट फाइल कर सकते हैं, उसका वैलिड होता है लिमिटेशन पीरियड। सो लिमिटेशन पीरियड ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट 3 year फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट, ये सही जवाब है। चलिए अब अगला सवाल पूछा गया व्हाट इज द ये लिखा है नोडल ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है उसका नोडल एजेंसी कौन है, ये पूछा गया। तो देखिए पॉपुलर कैटेगरी का 60 सवाल जो यहाँ पर आए थे उनमें से आप देखिएगा 50 सवाल तो ऐसे होंगे जो हमारे तमाम साथी जो हैं फटाफट कर लेंगे। तो सवाल आया था कि नोडल जो एजेंसी है, हु इज द नोडल एजेंसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो KVIC है, खादी विकास एंड खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन है। तो खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन उसका नोडल एजेंसी है। अगला सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द टारगेट ऑफ टोटल प्रायोरिटी सेक्टर फॉर RRB। व्हाट इज द टारगेट फॉर टोटल प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ RRB, ये पूछा गया। RRB के लिए टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट कितना होता है, और वो टारगेट पूछा गया। देखिए उसमें वहाँ पर ऑप्शन में दिया था टोटल आउटस्टैंडिंग दिया था, फिर आपका दिया था ANBC भी दिया था। तो कई सारे साथी गलत भी कर दिए हैं, उनका फोन आया था कि सर हमने टोटल आउटस्टैंडिंग लगा दिया कन्फ्यूजन की वजह से, क्योंकि पहले ये जो है टोटल आउटस्टैंडिंग पे था लेकिन अभी परिवर्तन हो गया और ये आ गया है ANBC और COB व्हिच एवर इज हायर। तो उसमें कन्फ्यूजन ये भी कर देता है कि जैसे सवाल पूछता है कि टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट कितना है RRB के लिए, तो आपने जैसे किया 75% ऑफ ANBC COB व्हिच एवर इज हायर, तो वहाँ व्हिच एवर इज लोअर भी था, है ना, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो इसका सही आंसर होगा 75% ऑफ ANBC और CEOB OBE व्हिच एवर इज हायर। तो 75% एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का या क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, जो उनमें से ज्यादा होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आया था अगर एक गारनेसी ऑर्डर बैंक में प्राप्त होता है, तो जिस समय गारनेसी ऑर्डर प्राप्त होता है उस समय बैंक का पोजीशन क्या होता है, मतलब रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इन केस ऑफ गारनेसी ऑर्डर रिसीव्ड। तो जिस समय गारनेसी ऑर्डर रिसीव होता है उस समय पूछा गया है कि आपके रिलेशनशिप क्या होता है। तो बैंक का पोजीशन क्या होगा, बैंक होगा, ये हमारे अभिनंदन जी ने अच्छा लिखा है, अभिनंदन जी ने लिखा है, सतीश जी ने भी लिखा है। बैंक का पोजीशन पूछा गया डेटर, तो बैंक का पोजीशन होगा डेटर। तो यहाँ पर ऐसा आपका फंडा क्लियर है, डेटर ऑफ जजमेंट डेटर। तो जब भी कोई ग्राहक बैंक के साथ डिपॉजिट रखता है तो डिपॉजिट रखने पर वो संबंध होता है, बैंक जो होता है वो डेटर होता है और कस्टमर जो होता है वो क्रेडिटर होता है, क्योंकि कस्टमर का जो है पैसा होता है, कस्टमर का पैसा होता है तो वो क्रेडिटर होता है। और जैसे ही गारनेसी ऑर्डर मिला तो बैंक तो डेटर ही रहेगा, लेकिन वो जो क्रेडिटर है, जो कस्टमर है, वो किसी और का डेटर हो गया, वो न्यायालय का डेटर हो गया। इसीलिए यहाँ पर रिलेशन बदल जाएगा, बैंक हो जाएगा डेटर, कस्टमर हो जाएगा जजमेंट डेटर। तो जैसा सवाल पूछा, यहाँ पर पूछा गया था बैंक का पोजीशन क्या है, तो बैंक विल डेटर। अगला सवाल पूछा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CKYC, ये सवाल पूछा गया। CKYC का सवाल पूछा गया, जैसे कि CKYC R मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा गया
CKYC-R का फुल फॉर्म पूछा गया। तो CKYC-R का फुल फॉर्म आप लोग को बताया था हमने, वो नोट कर लिए होंगे आपने, सेंट्रल KYC रजिस्ट्री, सेंट्रल KYC रजिस्ट्री। तो ये इसका फुल फॉर्म है। देखिए ये हमने पिछले पॉपुलर सीरीज में बात किए थे, अभी ये सवाल आया हुआ है। तो CKYC-R का फुल फॉर्म पूछा गया, तो CKYC सेंट्रल KYC रजिस्ट्री। चलिए अगला सवाल पूछा गया कि अगर एक फर्म को लोन सैंक्शन होता है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का सैंक्शन लिमिट है, स्टॉक है 6 लाख और मार्जिन है 25 लाख, तो उस फर्म के लिए ड्राइंग पावर कितना होगा? ए लोन इज sanction limit of a firm is 5 lakhs, stock is 6 lakhs and the margin as per terms condition is 25%, then what is the calculate the drawing power. ड्राइंग पावर कैलकुलेशन के लिए पूछा गया है कि अगर 5 लाख की लिमिट है, 6 लाख का स्टॉक रखता है और 25% मार्जिन है, तो उसका कितना ड्राइंग पावर होगा, कितने रुपए तक वो निकाल पाएगा? तो ये तो आप सभी फटाफट लिख रहे हैं, 4.5 लाख रुपए इसका ड्राइंग पावर होगा। आप समझिए उसको 5 लाख की लिमिट सैंक्शन है, 5 लाख उसके लिमिट सैंक्शन है, लेकिन जो लिमिट सैंक्शन होता है वो स्टॉक के अगेंस्ट होता है, स्टॉक के अगेंस्ट होता है। तो स्टॉक है 6 लाख, 6 लाख का स्टॉक है और उसमें इस मार्जिन निकालना है 25%। तो 6 लाख का 25% होगा 1.5 लाख, 6 लाख में से 1.5 लाख घटा दीजिए तो हो गया 4.5 लाख। 4.5 लाख जो है वो आपका ड्राइंग पावर होगा, मतलब भले ही लिमिट 5 लाख होगा लेकिन वो पार्टी 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं निकाल पाएगा। तो ये जो है ड्राइंग पावर कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया। अगला सवाल पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CTS? CTS का फुल फॉर्म पूछा गया, बताइए। CTS का फुल फॉर्म पूछा गया है ना, आसान चीज। तो आप लोग जरा टाइप करिए CTS का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म ऑफ CTS बोला गया, तो ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है, सरल है लेकिन पूछा जा रहा है। तो CTS का फुल फॉर्म होता है चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। क्या होता है? चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। और एक ऐसा सिस्टम है जहां पर चेक क्लियरिंग के लिए जो ओरिजिनल चेक होता है वो क्लियरिंग हाउस में नहीं भेजा जाता, केवल उसको जो फिजिकल चेक है उसको इलेक्ट्रॉनिक इमेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं CTS क्लियरिंग, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम कहते हैं। तो CTS का फुल फॉर्म हो गया चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। अभी फिर जो अगला फुल फॉर्म पूछा गया कल के प्रमोशन एग्जाम में, फुल फॉर्म बहुत सारे पूछे जाते हैं, आप लोगों के भी आएंगे फुल फॉर्म। तो ठीक उसी तरह इसमें भी फुल फॉर्म पूछा गया एक और, PCA का फुल फॉर्म पूछा गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCA इन बैंकिंग? PCA का फुल फॉर्म क्या है बैंकिंग में, ये पूछा गया। जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो बैंकों के जो फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद उनके पैरामीटर की निगरानी करते हैं और उस पैरामीटर की निगरानी के आधार पर उनके कैपिटल, एसेट क्वालिटी और उनके प्रॉफिटेबिलिटी, ये तीनों चीज़ों पे जो होता है यहाँ पर वो, और लिवरेज रेशियो भी देखा जाता है। इसके आधार पर उसको एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेता है कि उनको जो है निगरानी रखता है, उनको कुछ कैटेगरी में उन पर निगरानी रखता है, जिसको बोलते हैं PCA फ्रेमवर्क। PCA फ्रेमवर्क जिसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया PCA का। एक और फुल फॉर्म पूछा गया, देखिए फुल फॉर्म तो कम से कम 5 फुल फॉर्म आने के पॉसिबिलिटी रहती है। तो फुल फॉर्म आपको जो है सारे आपके लॉगिन सेक्शन में हमने अपलोड कर दिया है, तो फुल फॉर्म आप जरूर देख लीजिएगा। एक और सवाल फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ पूछा गया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ये FEDAI पूछा गया। FEDAI का फुल फॉर्म पूछा गया। तो FEDAI का फुल फॉर्म ये होता है फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हालांकि ये नेशनलाइज बैंकों में पूछा जाता है, ग्रामीण बैंकों में पूछा नहीं जाता, लेकिन ये पता नहीं अभी उत्कल ग्रामीण बैंक में पूछा है। तो जब पूछा है तो उनके डिजिटल बॉक्स में एक सवाल है ये, तो आप लोग भी इसकी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि जब पूछा वहाँ तो ये भी आ सकता है, क्योंकि
जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन जिसको एफडीआई कहते हैं, वह ये सेटअप हुआ था 1958 में। ये जो फॉरेन एक्सचेंज डील करते हैं उनकी एसोसिएशन के तौर पे इंडिया में उनको जो एथराइज्ड डीलर्स होते हैं, और इनकी जो शुरुआत की गई थी अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 में। तो इसका फुल फॉर्म जो है पूछा गया, जिसको बोलते हैं, फुल फॉर्म होगा फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अगला सवाल पूछा गया, ये भी अच्छा महत्वपूर्ण सवाल है। According to the section under section 269T of Income Tax Act, what amount of term deposit including interest can be paid by cash? कितने रुपए तक के जो नगद है वो कैश में पे किए जा सकते हैं इनकम टैक्स रूल के आधार पर। तो इनकम टैक्स के आधार पर जो है, एक सेकेंड है ना, 1 मिनट होल्ड करिएगा। हाँ, तो इसमें पूछा गया कि इनकम टैक्स के अंडर सेक्शन 269T इनकम टैक्स रूल के तहत कितने रुपए तक का अगर फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट सहित है तो उसका भुगतान नगद में नहीं किया जा सकता है। वो है बिलो 20, नगद में किया जा सकता है बिलो 20,000। बिलो 20,000 जो है नगद में भुगतान किया जा सकता है। सही उत्तर होगा बिलो 20,000। तो इसका आंसर होगा बिलो 20,000। ये सवाल पूछा गया। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है, थोड़ा सा घुमा देता है। जैसे कभी आपका 20,000 तक के ऐसे नगद भुगतान नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे बोल देगा। या आपको, एक सेकंड थोड़ा वेट करेंगे। हाँ, तो उसमें क्या कंफ्यूजन कर देता है, जो अंडर सेक्शन 269T ऑफ इनकम टैक्स रूल में बोलता है कि कितने रुपए तक के नगद भुगतान किया जा सकता है, तो बिलो 20,000। और कई बार ये सवाल पूछ लेता है कि कितने रुपए तक का अगर आता है फिक्स डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट का भुगतान, तो उसको अकाउंट पे ही करेंगे, तो वहां पर 20,000 होगा। लेकिन ये सवाल पूछा गया था नगद भुगतान किया जा सकता है, तो यहाँ पर होगा बिलो 20,000। चलिए, और एक सवाल इंपॉर्टेंट पूछा गया, व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना। ये तो बढ़िया सवाल पूछ दिया कि प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम पूछ दिया। तो इसमें भी कई सारे साथी 330 लगा के आ गए और बोले सर देखिए तो हमसे गलती हो गई, क्योंकि वो वहां पर इतना जल्दी से क्लिक कर लिया उन्होंने ना, तो इतना जल्दी जो क्लिक कर लिए तो उसमें वो गलती हो गई। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देने की बात है। इसमें पूछा गया था कि जो प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जो एनुअल प्रीमियम है वो 436 होगा। तो अगला सवाल जो आया हुआ था वो आया था आपका, जो बार बार आता है कि जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, जो मेंटेन करते हैं RBI पर, उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाता है। कैश रिजर्व रेशियो CRR जो मेंटेन करते हैं वो कितना इंटरेस्ट दिया जाता है। साथ ही साथ एक सवाल ये भी पूछा गया था कि जो कैश रिजर्व रेशियो RBI के साथ मेंटेन करते हैं वो बैंक के किस
डिपॉजिट का करते हैं, उसका क्या, किसका परसेंटेज जो है वहां पर मेंटेन करते हैं, ये पूछा गया था सवाल। ये थोड़ा नया टाइप का सवाल था। ये जीरो इंटरेस्ट तो सही है, लेकिन जो सीआरआर मेंटेन किया जाता है वो कौन से डिपॉजिट पे किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। जरा हमारे एक साथी सुमन जी जुड़े हुए हैं। सुमन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सुमन जी हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। मेरी आवाज आप तक हेलो, पहुंच रही है? आप दिख रहे हैं? नमस्ते सर। हाँ, पहुंच रही हाँ। है। अच्छा, जी आपका सर। हाँ जी, हाँ हाँ जी, सर। आपको बहुत बहुत नमस्ते, आज के दिन की शुभकामनाएं। वंदे मातरम। थैंक यू सर, सेम टू अच्छा, यू। आप कल एग्जाम दिए है ना, कैसा लग रहा है आपको? हाँ सर, अच्छा तो लग रहा है, बट थोड़ा डाउट है, पता नहीं होगा कि नहीं। अच्छा, ओके। तो अभी हम देख रहे थे जितने भी सारे सवाल आए हैं, वो सारे सवाल तो हमने प्रीवियस सेशंस में सारे डिस्कशन किए हैं, लगभग 80%। हाँ सर, 80%, लगभग 80% सब आया था, और सर्कुलर से तो ज्यादा कुछ आया नहीं था, बहुत मतलब 3-4 ऐसे ही कुछ आए होंगे सर्कुलर से। ओके। तो आप मैंने देखा जितने भी सारे सवाल आपने साझा किया है और भी साथियों ने साझा किया है, तो उनमें 80% सवाल हमने हाल ही में जो अभी किया हुआ है, उनको तैयार किया हुआ है, उनमें से आया हुआ है। मतलब रिकॉल क्वेश्चंस में से ज्यादातर सवाल रिकॉल क्वेश्चन में से आए हाँ हैं। सर, ज्यादातर और सवाल थोड़े से रिकॉल क्वेश्चन की। हाँ, क्वेश्चंस के पैटर्न जो है थोड़े भले चेंज हो गए हैं। तो जी सर। अगर हम आपसे पूछें कि किस में आपको दिक्कत हुई सवाल करने में, कौन से चैप्टर में? वो सर कुछ चेक का था, वो जो जनरल क्रॉसिंग, और वो होल्डर के पास अगर ओपन चेक होगा तो हाँ, जनरल क्रॉसिंग और क्या स्पेशल क्रॉसिंग दोनों कर सकता है, या ओनली जनरल क्रॉसिंग कर सकता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। दोनों कर वो सकता है, दोनों कर मैं सकता डाउट में थी। है। पहले दोनों में क्लिक की थी, फिर बाद में डाउट में थी तो चेंज कर दी, इसको ओनली जनरल क्रॉसिंग लगा दी। हाँ, तो इसमें ना एक जो हमारे साथियों के लिए मैं बता देता हूँ कि जब भी क्रॉसिंग की बात आती है तो जिसके पास है वो क्रॉसिंग कर सकता है ना। तो ये मटेरियल अल्ट्रेशन भी नहीं कहलाएगा। तो ये मटेरियल अल्ट्रेशन और चेक से जुड़ा हुआ ये ये भी सवाल जो ये भी क्वेश्चन में था, अगर विच इज नॉट मटेरियल अल्टरेशन, उसमें ये ऑप्शन में था, हम्म, ओपन चेक को क्रॉस करना नहीं था। अच्छा। तो आपने तो काफी सवाल जो है 30 एक सवाल यहाँ पर भेजा हुआ है। जैसे हम सवाल भी चर्चा करते जा रहे हैं, आपसे बातचीत भी करते जाएंगे। जैसे ये सवाल आप साझा किया कि कैश रिजर्व रेशियो जो है मेंटेन किया जाता है आरबीआई के पास, और कैश रिजर्व रेशियो जो है किसके ऊपर जो है मेंटेन किया जाता है? ये नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, वहां पर ये सही आंसर है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। ये तो सही किया होगा आपने, जी है ना? हाँ सर, सही क्या है। अगला सवाल हमारे साथियों ने जो साझा किया है, अब हमारे साथ बने रहिए, बीच बीच में बात भी करेंगे, ताकि क्या है जी सर। हमारे साथी थोड़ा अच्छा रहता है ना जग अभी, और चर्चा में सीख पाते हैं कि कैसे कहाँ कर मिस्टेक हुआ। ठीक है, अगर आपसे कुछ मिस्टेक हुआ तो इन साथियों के प्लस पॉइंट होगा, ये आने वाले प्रमोशन एग्जाम में वो गलतियां नहीं करेंगे और उनको सफलता मिलेगी। तो अगला सवाल ये था जी कि अंडर रिवाइज्ड गाइडलाइन ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन स्कीम, the what is the first dose of finance to SHG? फर्स्ट डोज का रीपेमेंट पीरियड पूछा गया है ना। फर्स्ट डोज तो हमारे साथी विनायक पाल जी बहुत फास्ट हैं एकदम, उनका नेट ना एकदम बहुत फास्ट ही रहता होगा। आज यहाँ पर बारिश हो रही है तो यहाँ पर नेट थोड़ा स्लो है, लेकिन विनायक पॉल जी का एकदम जबरदस्त आंसर आ गया, 1.5 लाख। लेकिन सवाल ये था कि वो फर्स्ट डोज का लोन रीपेमेंट पीरियड जो है वो कितना? तो ये लोन रिपेमेंट से पूछा गया था, है ना सुमन जी, लोन रिपेमेंट से हाँ जुड़ा सर। हुआ। हाँ ओके, सर। चलिए, ओके। तो लोन रिपेमेंट जो है 24 महीने से लेके 36 महीने के अंदर जो है इसकी चुकौती हो जानी चाहिए, फिर सेकेंड डोज मिलेगा। और अगला सवाल ये पूछा गया, जो पॉपुलर कैटेगरी का सवाल है, ये सवाल था कि एक ज्वाइंट अकाउंट है, आइदर सर्वाइवर है, और इसमें नॉमिनी एक्स है। अगर एक ही मृत्यु हो जाती है तो मैच्योरिटी के बाद वो पैसा जो है किसको मिलेगा? तो ये तो हमारे साथी सवाल ही नहीं पढ़ेंगे ऐसे सवाल को, है ना जी, है ना अरविंद कुमार जी?
ऐसे सवाल तो हम पढ़ेंगे नहीं सर, इतनी बार आया है ये सवाल कि सवाल पहला ही जॉइंट अकाउंट दिखा इधर सर्वाइवर, तो सीधे बी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो ये काफी पॉपुलर सीरीज का सवाल है। तो सुमन जी ये सवाल सही कर पाए आप ये वाला? हाँ सर, ये सही है। चलिए, फॉर्मर और तो सवाल ये सर्वाइवर। था, in case of joint account, a joint account maintaining with the bank हाँ, with बी को either मिलेगा। survivor, and the mandate is either survivor maintaining by A and B, and the nominee is C. If in case the death of A, after maturity payment will be whom? किसको पेमेंट कर दिया जाएगा? तो पेमेंट will be B after maturity। बी को। चलिए, एक सवाल और पूछा गया कि वो भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है। एक व्यक्ति शाखा में आता है और आपसे निवेदन करता है कि सर हमको एक ऐसा खाता खोल दीजिए जिसमें कि हम जॉइंट अकाउंट अपने रिलेटिव के साथ खोलना चाहते हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं उस खाते का ऑपरेशन मैं करूंगा, मेरे मरने के बाद ही इस खाते का ऑपरेशन जो है मेरे रिश्तेदार कर पाएंगे। तो ऐसे जो खाते खोले जाते हैं जॉइंट अकाउंट, उनमें जो मैंडेट होता है उसको क्या बोलते हैं? ऐसा सवाल पूछा गया। इफ ए पर्सन कम्स, फॉर्मर और सर्वाइवर। हाँ, फार्मर एंड सर्वाइवर, ये बढ़िया है। मतलब जॉइंट अकाउंट से रिलेटेड जो दोनों चीजें हैं, कॉमन पॉपुलर जो क्वेश्चन है वो पूछ दिया। ए पर्सन कम्स टू ब्रांच एंड रिक्वेस्ट टू ओपन ए जॉइंट अकाउंट विथ हिज रिलेटिव with condition that if he will operate the account till he will live. After the death of him, the payment will be given to the survivor. तो this type of mandate is called farmer and survivor। ये पूछा गया सवाल। चलिए, अगला सवाल पूछा गया कि बैलेंस शीट क्या शो करता है? बैलेंस शीट क्या दिखाता है? बैलेंस शीट क्या दिखाता है? बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो क्या दिखाता है? इसमें क्या क्या ऑप्शन थे सुमन जी बैलेंस शीट में? सर ऑप्शन याद नहीं आ रहा है, बट वही मतलब एसेट एंड लायबिलिटी का स्टेटमेंट होता है ऑन ए पर्टिकुलर डेट। बैलेंस शीट इज ए स्टेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट शोज द एसेट एंड लायबिलिटी ऑन ए पर्टिकुलर डे। एक बैलेंस शीट जो होता है वो कंपनी क्या ओन करती है, कंपनी क्या वो करती है, ये हाँ, ये ओज एंड ऑन आया था, और भी कुछ था ऑप्शन, बट याद नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, तो यही सही होगा, ओन एंड ओज, हाँ है ना? सर, यही सही, यही हाँ, इसी में टिक किया। चलो बहुत बढ़िया। और पूछा गया था कि what is the sanctioning maximum sanctioning power of car loan for skill 1 ऑफिसर? वाह, अपने अपने स्किल 1 ऑफिसर का पावर लिख दीजिए चैट बॉक्स में। सुमन जी अपना ब्रांच का बता दीजिए। वहाँ ये 5 लाख है सर। कितना? 5 लाख? जी सर। स्किल 1 अगर ब्रांच मैनेजर है तो उसको व्हीकल लोन सैंक्शन करने का, कार लोन सैंक्शन करने का मैक्सिमम पावर पूछा। वो इसलिए देखो ये सवाल ऐसे पूछा जाता है ग्रामीण बैंक में, क्योंकि यहाँ पर जो है शेखर जी अभी प्रमोशन पाएंगे ना, तो ये पक्का ब्रांच मैनेजर होंगे। ये थोड़ा ब्रांच मैनेजर टाइप के दिखते भी हैं, थोड़ा सीरियस सीरियस दिखते हैं ना, तो ये पक्का ब्रांच मैनेजर बना दिए जाएंगे। स्किल 1 ब्रांच मैनेजर ज्यादातर ग्रामीण बैंक में बना दिए जाते हैं। तो इसीलिए जो है ये सवाल पूछा गया कि स्किल 1 ब्रांच मैनेजर है तो व्हीकल लोन जो है मैक्सिमम लिमिट किया 5 लाख। और सतीश दादा अभी देखो, अभी क्या, अभी सीजन आ रहा है, फेस्टिवल सीजन। अब यकीन नहीं मानिएगा, अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ऐसे गुजर जाएगा, पता नहीं चलेगा, है ना शेखर बाबू? पता ही नहीं चलेगा, फेस्टिवल चलेगा। अभी तो गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, दशहरा, पता नहीं और सारी चीजें होंगी। तो आप इसमें जो रिटेल लोन से रिलेटेड जो ज़्यादा पॉपुलर सीरीज के हैं वो थोड़ा देख लीजिएगा, तो उसमें सवाल पूछेगा। एक और सवाल पूछा गया, ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है कि अगर करंट लायबिलिटी करंट एसेट से ज़्यादा हो जाए तो ऐसे पोजीशन को क्या कहते हैं? इफ करंट लायबिलिटी exceeds the current asset, then the position is called, क्या बोलते हैं? हाँ सुमन जी, ये ऑप्शन में था सर, क्वेश्चन ऑप्शन याद नहीं आया। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है ये हाँ पूछा। सर, ये व्हाट था। इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल? तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का जो मीनिंग है वो क्या होगा? इफ करंट लायबिलिटी एक्सीड करंट एसेट्स। अगर करंट लायबिलिटी क्या होता है? किसी फर्म का 1 साल के अंदर
उसको बाहरी व्यक्तियों से लिया गया पैसा जिसको चुकाना है। और करंट एसेट्स क्या होता है, 1 साल के अंदर वो फर्म को मिलने वाला पैसा। तो जो मिलने वाला पैसा है और देने वाला पैसा है वो मिसमैच हो जाता है। कब? जब देने वाला पैसा ज्यादा हो, आने वाला पैसा कम हो, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, है ना। तो ये पूछा गया था नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, तो उसका आंसर ये होगा। अच्छा, और सवाल पूछा गया कि नॉट नेगोशिएबल चेक का मतलब क्या होता है, नॉट नेगोशिएबल चेक का मीनिंग क्या होता है, ये पूछा गया था सुमन जी। जी सर। हाँ, क्या ऑप्शन था? ऑप्शन सर ऐसे कुछ था कि चेक इज नॉट ट्रांसफर्ड, चेक इज नॉट, ऐसा कुछ था, नॉट नेगोशिएटेड, और याद नहीं आ रहा हाँ, सर अभी। इसमें क्या होता है, नॉट नेगोशिएबल का मतलब ये होता है कि जहां पर जो ट्रांसफरी का टाइटल है वो ट्रांसफरर से बेटर नहीं हो सकता है, इस टाइप का आएगा, बेटर टाइटल, हाँ, है ना। ये वाला भी था इसका, हाँ ये वाला भी था, व्हाट इज नॉट नेगोशिएबल, इसका ऑप्शन में ये था। और हाँ। एक क्वेश्चन था सर हम्म। कि क्रॉस चेक का मीनिंग क्या होता है, नॉट ट्रांसफर्ड, मतलब एक चेक, चेक क्रॉस हो गया है तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसमें लिखा था चेक इज ट्रांसफर्ड, चेक इज नॉट, चेक इज नेगोशिएटेड, और ऐसा ऐसा कुछ ऑप्शन में था। अकाउंट पे भी था उसमें, अकाउंट पे ही नहीं था सर। और क्या क्या था ऑप्शन? क्या उसमें बेटर ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है? ऑप्शन अगर याद आ रहा होगा तो, अगर क्रॉस चेक्ड है तो वो क्या होगा कि अकाउंट में ही जाएगा, है ना, अकाउंट में ही जाएगा। जी सर। लेकिन जो नॉट नेगोशिएबल लिख देते हैं ना, तो नॉट नेगोशिएबल में क्या होता है, किसी को नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ वो जिसका नाम लिखे हैं उसी से नाम पे ही जाएगा। लेकिन क्रॉस हाँ चेक वो, को नेगोशिएट भी कर सकते हैं, ये अंतर है ना। जी सर। ठीक, चलिए, तो ये इसका जो नॉट नेगोशिएबल का आंसर ये डालना होगा आपको, द हाँ वो बेटर बेटर टाइटल चेक वाला कुछ फ्रॉम था। द ट्रांसफरर, ऐसा, है ना। अच्छा। हाँ, ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है। और एक सवाल पूछा गया जो भी आरआरबी से जुड़ा हुआ है, कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफाइनेंस किया जाता है आरआरबी को, वो कौन करता है? द रिफाइनेंस प्रोवाइडेड इन एग्रीकल्चर लोन टू आरआरबी, तो ये कौन प्रोवाइड करता है? आप लोग जरा टाइप करके बता दीजिए या बता दीजिए, है ना। सुमन जी आपने लिख दिया होगा, नाबार्ड। नाबार्ड, नाबार्ड किया था सर। हाँ, नाबार्ड किया ना, बहुत बढ़िया। तो ये सुमन जी ने लिख दिया होगा, नाबार्ड। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। सुमन जी और केवाईसी से कोई सवाल नहीं आया था क्या सुमन जी? केवाईसी से कुछ नहीं आया था सर। अच्छा। वो सी केवाईसी का आया था, सी केवाईसी का फुल फॉर्म पूछा था। अच्छा, एक सवाल आपके इंटरनल बैंकिंग से पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ उत्कला ग्रामीण बैंक स्मार्ट स्कोर स्कीम्स ए पर्सन इज स्मार्ट एलिजिबल, स्कोर स्कीम। हाँ, इफ ही ऑब्टेन हाउ मच क्रेडिट स्कोर टू अवेल लोन, ये क्या होता है आपका? मिनिमम सिविल पूछा गया, क्रेडिट स्कोर, सिविल नहीं सर, हमने को एक क्रेडिट क्रेडिट स्कोर स्कोर, होता है इंटरनल उसका रेटिंग। जी सर, वो 60 होगा मिनिमम। ओके, तो ये क्रेडिट पॉलिसी से जुड़ा हुआ सवाल है, जिसमें जब भी हम किसी को लोन देते हैं तो उसकी रेटिंग करते हैं, और जब रेटिंग करते हैं तो उसमें एक हर्डल्स आता है, मतलब उससे ज़्यादा नंबर पाना चाहिए तभी आप उसको लोन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो वो मैं जान पा रहा हूँ, वही सवाल है, कम से कम 60 स्कोर पाएगा तभी लोन होगा, सही बात है। जी सर। हाँ, तो ये पर्टिकुलर स्कीम से स्मार्ट स्कोर बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग में। तो उसका मतलब होता है उससे नीचे होगा तो लोन नहीं होगा, कम से कम उतना मार्क्स पाएगा तो वो लोन के लिए विचार किए जाएंगे, अप्रूव किए जाएंगे, तो वो 60 है। चलिए, और अगला सवाल आप पूछा गया था, हाउ मेनी मेंबर्स, मैक्सिमम मेंबर्स इन जीएलजी ग्रुप, जीएलजी में कितने मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, ये सवाल पूछा गया था। तो जेएलबी में मैक्सिमम में, ये तो सवाल थोड़ा पढ़ के बताइए आप जरा कैसे आया था, क्योंकि मैं सवाल जब आया ना तो ये सारे डिजाइन नहीं कर पाया, आप लोगों से बात नहीं कर पाया सुमन जी। इसमें ये था सवाल कि 4 से 10 हो सकते हैं या मैक्सिमम 10, ऐसा आया था।
नहीं मतलब कितने मेंबर हो सकते हैं, ऑप्शन में था 4 से 10 10 से 20 ऐसा कुछ था, तो 4 हाँ, से तो 10 चार की थी। 4 से 10 इसका सही आंसर होगा, है ना, 4 से 10। जी सर। ठीक है। एक और सवाल पूछा गया, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस इफ एन अकाउंट इज अनक्लेम्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स देन इट विल बी ट्रांसफर टू द डीप फंड ऑफ आरबीआई। कोई सर अकाउंट, और साथ ही हाउ साथ मेनी उसमें इयर्स ये नहीं पूछा था। गया था, इन डीप फंड व्हाट इंटरेस्ट इज टू बी पेड एंड दैट टाइप ऑफ अकाउंट, उसमें कितना इंटरेस्ट पे किया जाता है, यही सवाल पूछा गया था जी कि सर। एक खाता जो कितने साल 10 साल तक अपरिचालित होता है, उसमें ऑपरेशन नहीं होता है, वो फंड जो है डीप फंड में चला जाता है, तो उसमें इंटरेस्ट कितना पे करते हैं, ये पूछा गया था। जी तो इसका आंसर सर। होगा 3%, है ना। तो मतलब 3%। ये पॉपुलर सीरीज के, और आप देखिएगा आने वाले प्रमोशन एग्जाम में जो अगले महीने 4 सितंबर को होने जा रहा है, जैसे कि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक हो गए या मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गए, ये जितने क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन हूबहू आएंगे, क्योंकि ये पॉपुलर सीरीज के क्वेश्चंस हैं। चलिए अरविंद जी कुछ कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं अरविंद जी? अच्छा, अपने आपने ऐसे हाथ उठाया तो हमने कहा कि अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, आपका माइक ऑफ है। हाँ नहीं अरविंद जी। सर, कुछ नहीं करना। हाँ सर, नहीं अच्छा, कुछ नहीं करना चाहिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है ना। अच्छा है, मैं समझ नहीं पाया। चलिए, तो यहाँ पर अगला सवाल ये है कि बैंक्स डिपॉजिट आर कवर विथ बैंक, ये क्या डीआईसीजीसी से आया था क्या ये सवाल सुमन जी? जी सर डीआईसीसी से आया था। क्या सवाल आया था, इसको पढ़ के बताइए तो। सवाल छोटा सा कि बैंक डिपॉजिट जो है उसको कवर किए जाते हैं कौन से इंश्योरेंस? हाँ कौन से इंश्योरेंस में, विद टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसा कुछ था। अच्छा, तो उसमें डीआईसीजीसी ऑप्शन में था। हाँ सर डीआईसीसी ऑप्शन में था। हाँ, तो और तो कुछ, और जितने भी ऑप्शन में थे उनमें से तो कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। बैंक डिपॉजिट जो है सिर्फ सिर्फ डीआईसीजीसी के अंदर कवरेज होते हैं। बैंक डिपॉजिट्स, जो भी पैसा बैंक में जमा किए जाते हैं उनका इंश्योरेंस किया जाता है डीआईसीजीसी के माध्यम से। मैक्सिमम पर डिपॉजिटर पर बैंक 5 लाख, उनमें प्रीमियम 12 पैसा प्रति सैकड़ा। यदि विनायक विनायक पॉल जी तो एकदम लिखते जा रहे हैं, हाँ ये बहुत बढ़िया, लिखने से याद हो जाता है। तो इनमें से कोई भी सवाल आएगा ही आएगा डीआईसीजीसी से जुड़ा हुआ। चलिए, और एक सवाल पूछा गया भी हमारे सुमन जी, इसलिए साथ में रखा है हमने करेक्ट करके, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हो गया तो सुधार देंगे। एज पर बैंक गाइडलाइन, एज पर आरबीआई गाइडलाइन या बैंक क्या बैंक गाइडलाइन लिखा है, मैक्सिमम अमाउंट कैन बी सेटल अंडर लोक अदालत स्कीम। अभी तो लोक अदालत किए हैं, आप जब एग्जाम दे रहे थे ना सुमन जी, तो हमारे सतीश जी, शेखर भाई, ये अरविंद जी, विनायक पाल जी, सब लोक अदालत में थे। आप एग्जाम दे रहे थे, ये लोक अदालत में थे, तो अब इन्हीं से पूछ जी सर। लेते हैं। हाँ जी विनायक पाल सर जी। आरबीआई गाइडलाइन तो नहीं था, बैंक आज पर रिसेंट सर्कुलर ऑफ बैंक था। ब्रांच हाँ मैनेजर कैन टू, मतलब हाँ ब्रांच मैनेजर कितने अमाउंट तक ले सकते हैं ऐसा कुछ था। ठीक है। तो बैंक एज अदालत तो पर 20 लाख की मुझे रिसेंट पता था। सर्कुलर की ब्रांच मैनेजर जो है कोई भी केस को लोक अदालत में कितने रुपए तक के केस जो है दर्ज कर सकते हैं, यही होता है ना, यही सवाल जी पूछा गया। जी सर। तो अप टू 20 lakhs। 20 लाख। हाँ, अप टू 20 lakhs तक के केस हैं लोक अदालत में सेटल किए जाते हैं। एक्चुअल में लोक अदालत क्या है, एक अदालत ही है। अदालत में हम क्या करते हैं, सूट फाइल करते हैं। तो लोक अदालत में भी ब्रांच मैनेजर जो है आवेदन करता है अदालत में जाके कि जज साहब, मेरा एक क्लाइंट है, मेरा पैसा नहीं पटा रहा है, आप जो है फैसला कर दीजिए, आमने सामने बुला लीजिए और फैसला सुना दीजिए। तो वो उसको बोलते हैं सूट फाइल करते हैं। बट ये है कि लोक अदालत में कोई खर्चा नहीं, ना कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं, और कंसेंट, दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से ये फैसला सुनाया जाता है और समझौते किए जाते हैं। तो इनकी जो लिमिट है 20 लाख रुपए है। तो ये लोक अदालत से जुड़ा हुआ सवाल है। अच्छा, और एक सवाल पॉपुलर कैटेगरी का पूछा गया, और वो सवाल ये पूछा गया कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट द लीगल टूल ऑफ रिकवरी, निम्नलिखित में से लीगल टूल कौन सा नहीं है? तो ये क्या आया था सुमन जी, आपने ऑप्शन किया होगा सही। ओटीएस नहीं था सर, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट था अच्छा, ऑप्शन में। हाँ, बाकी सारे जितने थे, मतलब ओटीएस नहीं था बट कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट था तो ऑप्शन में। कॉम्प्रोमाइज, हाँ, तो तो
हमारे हाँ, साथी उसी को ओटीएस लिख रहे हैं, लेकिन वहां पर ओटीएस नहीं था तो कॉम्प्रोमाइज ही होगा, है ना। कॉम्प्रोमाइज जी सर। सेटलमेंट भी तो ओटीएस है, वन टाइम सेटलमेंट। ओटीएस है वो वन हाँ टाइम कॉम्प्रोमाइज है ना, पीएसबी भी हाँ, कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन कई कई बार ऑप्शन में वहाँ ओटीएस नहीं दिया रहता है, वन टाइम सेटलमेंट नहीं दिया रहता है, तो कॉम्प्रोमाइज ज्यादातर जगह कॉम्प्रोमाइज आता है, कॉम्प्रोमाइज आता है ना। क्योंकि जी सर। ओटीएस जो है टर्मिनोलॉजी अलग है, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट ही आता है ज्यादातर। चलिए, और अगला सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जो है क्रॉसिंग अप चेक, जनरल क्रॉसिंग का मतलब क्या है, ये सवाल पूछा गया जनरल क्रॉसिंग का, है ना। यही सवाल आया था सुमन जी। जी सर। हाँ, तो जनरल क्रॉसिंग का मतलब कि हमारे होनहार साथी तो एकदम अभी चेक सामने 2 लाइन खींच दिए तो जनरल क्रॉसिंग हो जाता है ना। तो टू ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन इन द फेस ऑफ चेक इज कॉल्ड जनरल क्रॉसिंग। जब भी किसी चेक के ऊपरी हिस्से में 2 पैरेलल लाइन खींचे जाएंगे तो उसको जो है जनरल क्रॉसिंग कहते हैं, और जनरल क्रॉसिंग चेक का भुगतान जो है कैश में नहीं होगा। और एक सवाल पूछा गया विच इज नॉट ए मटेरियल अल्ट्रेशन, ये क्या आया था, थोड़ा समझाइए सुमन जी। जी सर। ये आया हाँ, था उसमें लिखा था विच चेंज इज इन नॉट द अमाउंट, चेंज मटेरियल इन डेट। अल्ट्रेशन। जी सर, उसमें ऑप्शन में था डेट चेंज, चेंज इन अमाउंट, चेंज इन डेट्स, और हाँ, पहला मतलब लिखा था चेंज इन अमाउंट, चेंज इन जी अमाउंट सर। है तो और क्या मटेरियल होगा और वो क्या मटेरियल अल्टरेशन होगा वो। होगा, यस। और डेट भी था, वो भी हाँ, तो मटेरियल अल्टरेशन होगा। हाँ, बियरर टू ऑर्डर नहीं था, वो हम्म, था ओपन चेक को क्रॉस करना, ओपन चेक को ऑप्शन क्रॉस में था। करना, तो ओपन चेक को क्रॉस करना भी मटेरियल अल्टरेशन नहीं है। जी सर। तो हम्म, उसमें दिया था। ऑर्डर चेक को बियरर करना होगा, ऑर्डर चेक को बियरर करना, या क्रॉस चेक जो को ओपन ओपन चेक को जो है ऑर्डर करना तो नहीं होगा ना। ऑप्शन होता है कि अगर कोई ऑर्डर्ड चेक है उसको बियरर में चेंज करना, तब वो मटेरियल अल्टरेशन होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है विच इज नॉट ए मटेरियल अल्टरेशन, तो ओपन चेक को क्रॉस करना मटेरियल अल्टरेशन नहीं होगा। आपने सही किया है सुमन जी, जी सर, सही किया। आपने सही किया। मतलब एक ओपन चेक है हेलो जी ना, सर। विनायक जी के पास ओपन चेक आया तो उन्होंने उसके ऊपर उसको क्रॉस कर दिया, तो क्रॉस कर दिया तो ये मटेरियल अल्टरेशन नहीं है ना, तो ये सही किया आपने। नहीं होगा। जी सर। चलिए, और एक सवाल पूछा गया कि अगर एक फ्रॉड बैंक में हुआ और फ्रॉड की राशि जो है 3 करोड़ तक की है, तो आप कहाँ पर उसकी रिपोर्टिंग करेंगे, मतलब एफआईआर कहाँ करेंगे, ऐसी ये पूछा गया रिपोर्टिंग। तो अगर फ्रॉड तीन लोकल पुलिस। करोड़ तक, हाँ लोकल पुलिस में, तो लोकल पुलिस में करेंगे। तो ये सर फ्रॉड, 1 to 2 में आया था 25 से 50 लाख। अच्छा 1 से 2 में 25 to 50 करोड़ है ना, 25 to 50 करोड़। 50 करोड़। जी सर। हाँ, तो 25 to 50 करोड़ में कहाँ जाएगा ये, बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल ऑफ सीबीआई जाएगा, है ना। जी सर। और 50 करोड़ से ऊपर ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई जाएगा। और 25 करोड़ से ज़्यादा 50 करोड़ तक है तो बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल ऑफ सीबीआई जाएगा। और 25 करोड़ तक के फ्रॉड है, अगर स्टाफ शामिल है तो एंटी करप्शन ब्यूरो को जाएगा। 25 करोड़ तक फ्रॉड है, स्टाफ शामिल नहीं है तो इकोनॉमिक विंग्स को जाएगा। और अगर 3 करोड़ तक के फ्रॉड है तो लोकल पुलिस जाएगा। सतीश झा जी को दे दीजिए, लोकल टीआई को दे देंगे, या एसपी जो होते हैं वहां पर शिकायत कर देंगे, है ना। तो ये अच्छा सवाल है। एक और सवाल पूछा गया क्या, ये पूछा गया आपका इंडोर्समेंट क्या है, ये पूछा गया इंडोर्समेंट क्या है ना। जी सर। तो ये जो आपने सवाल डायरेक्टली लिखा पूछा है, था अगर। इफ एन ऑर्डर्ड चेक इज ड्रॉन एंड बैक साइड ऑफ चेक साइंड बाय ड्रॉयर टू समवन नेम्स इट इज कॉल्ड, यही पूछा गया था। जी सर। एक चेक लिखा गया है और चेक के पीछे साइन कर दिया इस उद्देश्य से कि इसका पैसा जो है किसी को दे दिया जाए, तो इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ द चेक, है ना। हाँ सर। यही सवाल पूछा गया था। और ये आपने लिखा है कि जो टू ट्रांसफर लाइन ऑन ए चेक इज कंसिडर्ड एज check is not negotiated, check is transferred, check is drawn to bank, check paid in case none of the,
चेक कैन नॉट बी पेड इन कैश, तो अगर ट्रांसफर लाइन दिया है तो चेक कैन नॉट बी पेड, है ना। जी और सर। ये जो टू ट्रांसफर लाइन दिया गया है तो उसमें क्या है, ये समझ में नहीं आया, इसका सवाल ये 2 बार आया क्या, ये पैरेलल जनरल क्रॉसिंग के लिए भी आया और एक और सवाल आया आपने नहीं लिखा। सर, मैं आपको शायद 2 बार आपको भेज दिए होंगे, एक ही बार आया था। एक ही बार आया, अच्छा चलिए 2 बार आ गया। ये एक सवाल और पॉपुलर सीरीज का सवाल आया, हमारे विनायक पाल जी इस सवाल का जवाब नहीं जानते, वो अभी जान जाएंगे, एकदम ध्यान से सुन रहे हैं। सवाल पूछा गया, बैंकिंग इज डिफाइंड अंडर व्हिच एक्ट, है ना। ये देखिए एकदम बैंकिंग, एकदम हम लोग बैंकिंग करते हैं, मतलब ये एकदम से जो आईबीपीएस वाले हैं एकदम कसम खा के रखे हैं कि ये सवाल जो है हर एग्जाम में देंगे, ताकि ना जो बैंकिंग कर रहा है इस सेक्शन को जान ले अच्छे से, है ना। तो अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, है ना। तो हमारे विनायक पाल जी तो बढ़िया जानते हैं, लेकिन बोले सर ये ऐसा सवाल आएगा तो बिल्कुल बना देंगे, है ना। अभी तक जितने सवाल पूछे गए सारे सवालों का जवाब हमारे विनायक पाल जी जानते हैं, टॉप करेंगे ये अपने बैंक में। अच्छा है, अ, यहाँ पर जितने भी सवाल आए वाकई में, अगर ये सवाल आप मेरे साथ जितने पढ़े हुए साथी हैं वो 100% कर लेंगे, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। एक सवाल और पूछा गया शेखर बाबू, ये पूछा गया कि अगर एक चेक क्लियरिंग में जाता है और रिटर्न हो जाता है अनपेड तो उसको कितने समय में वापस लौटाना होता है, ये देखो हमारे, है ना। विनायक पाल जी को तो पार्टी देना नहीं ही। सर, क्वेश्चन था 24 आवर में लौटाना होता है। हम्म। ये किस कमेटी ने दिया था ये? हाँ ये कमेटी, चेक कलेक्शन जो कमेटी है ना सर, कस्टमर कमेटी का ये सर, मतलब कमेटी का नाम बोला था, कौन कौन से ऑप्शन थे। तारपुर कमेटी था और एक नरसिम्हन कमेटी था और एक से हम्म, जी से कुछ स्टार्ट हो रहा था, कोई 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 पता नहीं क्या था वो, बट आंसर वही था सर। हाँ गलत करके आ गई। आपने क्या लिखा। मैं वो तारपुर कमेटी दे दी थी। वो तो गोईपुरिया कमेटी का है वो, है जी सर, ना। कोई पूरे कमेटी का है, हाँ मैं गलत करके आ गई। हाँ, ये क्या होता है, कस्टमर सर्विस से जुड़ा हुआ है ना, जैसे 24 घंटे में लौटाना है ना। तो ये है गोईपुरिया जी कमेटी। ठीक है विनायक जी, ये जान रहे थे विनायक जी। एकदम विनायक पाल जी जानते होंगे, देखिए हम लोग नहीं सर, नहीं जानते थे सर। नहीं जानते थे, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो ताली बजा दो मैडम के लिए, उनको थैंक यू बोल दीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच। सुमन जी भी कोई बात है ना, नहीं। उड़ीसा से हैं वो, और अभी देखिए अब जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, गोईपुरिया कमेटी ने जनवरी 1992 में, और आप लोग अभी क्लोजिंग में देखेंगे गोईपुरिया कमेटी और एक और कमेटी है, क्या बोलते हैं, एक और दो कमेटी के सिफारिशों को आप टिक लगाते हैं कि हम ग्राहक सेवा से जुड़े हुए हैं। क्या कमेटी है, एक है गोईपुरिया और याद नहीं आ रहा है ना। तो ये 1992 में बैंकों को एडवाइस, नॉमिनेशन से तालुआर कमेटी ऐसा होता है ना, हाँ तो ये नॉमिनेशन से। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिकमेंडेशन किया था गोईपुरिया कमेटी ने कि अगर कोई चेक जो है डिसऑनर होता है तो इंस्ट्रूमेंट को जो है 24 घंटे के अंदर विदाउट डिले जो है उसको वापस करना होता है। तो ये है गोईपुरिया कमेटी। तो अच्छा हुआ ये आपने बता दिया सवाल। अगला सवाल ये भी बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल है, ये सवाल का जवाब तो हमारे बस में बैठे बैठे ये राजू नयन भी दे देंगे, है ना। है ना, राजू नयन जी एकदम बस में सफर कर रहे हैं। तो ये सवाल पूछा गया कि व्हाट चार्ज इज क्रिएटेड फॉर लोन अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर एक लोन दिए हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो राजू नयन जी बताइए जरा, अगर कोई लोन दिए हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टी है सिक्योरिटी के तौर पे तो कौन सा चार्ज क्रिएट करेंगे, मोर्गेज मोर्गेज होगा सर। यूज करेंगे। और जिस बस में आप सफर कर रहे हैं, इस बस को खरीदने के लिए जो लोन दिए गए हैं, यहाँ पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा। यहाँ हाइपोथिकेशन होगा सर। बढ़िया है एकदम है। बस फाइनेंस करेंगे तो हाइपोथिकेशन होगा, और जो मॉर्गेज करेंगे तो वहां पर आपने जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो मॉर्गेज होगा। चलिए एक और सवाल पूछा गया जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये सवाल पूछा गया कि जो ऑफिसर्स होते हैं उनको जो मेडी इंश्योरेंस है वो उस पर कवरेज कितना है, ये पूछा गया, है ना। ऑफिसर कैटेगरी में मेडी इंश्योरेंस कवरेज कितना है। तो अपने अपने बैंक का टाइप कर लीजिए। सुमन जी 4 आपके लाख। बैंक का क्या है, मेडी हम लोग का 4 लाख है सर। 4 लाख है। तो क्लरिकल के लिए कितना है,
3 लाख। हमारे यहाँ 3 लाख है सर। अच्छा, तो यहाँ ऑफिसर का पूछा गया। वैसे ये मेडी इंश्योरेंस जो है, ये सवाल पिछले साल से ज्यादा पूछ रहा है। क्यों? कोरोना आए थे ना, कोरोना, विनायक जी। हम लोग को जीवन मिला है, नया जीवन मिला है, तो इसमें कई सारे साथी हम लोग गंवाए हैं। तो ये मेडी जो इंश्योरेंस है, तब से ये पूछ रहा है, जागृत करने के लिए आपका मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये 4 लाख है इनके बैंक का, आपके बैंक का आप याद कर लीजिएगा। एक सवाल हमारे और 3 लाख है सर। हाँ जी, 3 लाख है सर। 3 लाख है ऑफिसर का, नहीं नहीं सर, हमारा मतलब क्लरिकल का। क्लरिकल। हाँ हाँ। हाँ, और ऑफिसर का ऑफिसर का सर पता नहीं, लेकिन 5 लाख हो 4 सकता लाख है, 4 लाख है, 4 है। लाख है। 4 लाख है, मुझे पता नहीं है इसको सर। जरा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, तो ये हाँ सर, मतलब उसको जरा रिकॉर्ड से मिला लीजिएगा। ठीक है सर, चलो ठीक है। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं सवाल सर, में मैं ऑफिसर का कंफर्म हो गया, पूछता है, 4 लाख ही है। ऑफिसर का पूछता है ये, इसमें ना मैक्सिमम जो है ऑफिसर का पूछता है। हालांकि दोनों जानना है, लेकिन ये ऑफिसर का ज्यादातर पूछता है मेडिक्लेम, है ना, मेडी इंश्योरेंस। अच्छा, अगला सवाल पूछा गया, व्हाट इज द पेड अप कैपिटल ऑफ उत्कल ग्रामीण बैंक। उत्कल ग्रामीण बैंक का कैपिटल कितना है? ये कैपिटल वो हिस्सा होता है जो मालिकों का पैसा होता है। जैसे इसमें सुमन जी आप हैं लाइन पर? जी सर। आपका इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर होता है 50%। फिर आपके स्पॉन्सर बैंक कौन है? SBI सर। SBI है, तो उसका 35% होगा, और 15% स्टेट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा स्टेट का है। तो ये तीनों का जो कैपिटल टोटल है आपकी बैलेंस शीट में, जो 31 मार्च 2022 में है, वो आप देखे होंगे उनके पास कितना कैपिटल, कितने करोड़ का कैपिटल था, आप देख पाए? 970 करोड़ सर। नहीं, 970 पॉइंट हाँ, समथिंग था। तो ये आपने पढ़ा था, तो 970 करोड़ जो है, आप याद रखिए। उस 970 करोड़ में ये रेशियो होता है 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 35% स्पॉन्सर बैंक का, और 15% जो है आपका स्टेट ऑफ उड़ीसा, क्योंकि आपका सर उड़ीसा में है। हाँ, सर, ये वाला क्या वो कैश एंड रिजर्व जो है वो वाला है क्या? नहीं नहीं, कैपिटल होता है, कैपिटल, है ना। वो कैश एंड रिजर्व नहीं, आपका बैलेंस शीट मैंने पढ़ा है क्या अभी? नहीं पढ़ा है ना, हाँ सर, उसमें से उसमें पढ़ा लिया, लेकिन कैपिटल वाला कुछ नहीं था सर। वो आप बैलेंस शीट दिखाएगा, मैं आपको व्हाट्सएप में कर दूंगा कौन सा फिगर आपको याद रखें, ठीक ठीक है। है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अगला जो है सवाल पूछा गया, ये सवाल पूछा गया, लेकिन ये मतलब हमें भी थोड़ा आश्चर्य किया। वैसे ज्यादातर ऑफिसर का पूछता है, लेकिन पूछा गया एज पर द इंटरनल HR पॉलिसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द हाउसिंग लोन लिमिट फॉर क्लरिकल स्टाफ फॉर उत्कल ग्रामीण बैंक। ये सवाल पूछा गया, हाउसिंग लोन के लिए मैक्सिमम जो स्टाफ हाउसिंग लोन कितना दिया जाता है क्लरिकल को? सुमन जी, कितना दिया जाता है? 40 लाख सर। 40 लैक्स। अच्छा, जी तो सर। अभी देखिए हमारे त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में भी 40 लैक्स है क्लरिकल को, और ऑफिसर को? ऑफिसर को 60 है सर। ऑफिसर को 60 है। तो ज्यादातर वैसे ऑफिसर का पूछता है, लेकिन क्लरिकल का पूछा, अच्छी बात है। तो क्लरिकल का इसलिए नहीं पूछता हम है, नहीं सर, हम लोग को ऑफिसर का पूछा था, ऑफिसर को क्लरिकल का पूछा था। अच्छा, ऐसा पूछा था। तो लेकिन ये जी होता सर। है, हाँ, आपका ये रहता है कि जब सवाल पूछता है तो क्लरिकल को क्लरिकल का नहीं पूछता, ऑफिसर को पूछता है, क्योंकि क्लरिकल को ये जानता है कि सब तो मालूम ही होगा। लेकिन ऐसे पूछा गया है, तो आपको क्लरिकल का पूछा, ऑफिसर को ऑफिसर का पूछा, ठीक है। जी नहीं, हम मतलब क्लरिकल को ऑफिसर का पूछा, ऑफिसर को क्लरिकल का पूछा। अच्छा, ऐसा है, ओके, जी तब सर। ठीक, तब बढ़िया है। चलिए, ये काफी सारे सवाल हैं आपने साझा किया, और आपने ये सवाल नहीं किया, KYC से जुड़ा हुआ कोई सवाल नहीं पूछा गया था आपको? नहीं सर, मतलब क्लरिकल को एक भी केवाईसी से जुड़ा नहीं आया, खाली वो CKYC का आया था हम्म। और कुछ नहीं आया। बट ऑफिसर को रिस्क पूछा था, मतलब मीडियम और हाई रिस्क में क्या होता है। अच्छा, नहीं, मैं क्लरिकल की बात कर रहे हैं आज, फिर किसी दिन हम लोग ऑफिसर वाला बात करेंगे तो उस पर हम लोग चर्चा हाँ, करेंगे, और कंफ्यूजन हो जाएगा। एनुअल रिपोर्ट से भी कुछ नहीं आया था, खाली शेयर का मतलब वो आपका पेड कैपिटल अप पूछा कैपिटल गया। से। जी, हम्म। बस वही आया था और कुछ नहीं आया एक था। और चीज पूछा गया था आपके प्रमोशन एग्जाम में, इंचोट चेक्स का मतलब क्या होता है? इंचोट चेक्स हाँ का, सर, ये आया था। है ना, क्या लिखा आपने? इनकम्प्लीट चेक सर। वाह, बहुत बढ़िया, है ना। और बैलेंस शीट के बारे में तो चर्चा कर दी है कि बैलेंस शीट क्या दिखाता है, व्हाट ए फर्म ओन्स एंड ओज इन ए पर्टिकुलर डेट, ये तो सही किया है ना। एक और सवाल पूछा गया कि जो इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है एजुकेशन लोन में, प्रियरिटी सेक्टर के तहत, पढ़ो प्रदेश हो गया,
या सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी स्कीम्स हो गए, या डॉक्टर अंबेडकर सब्सिडी स्कीम्स फॉर ईबीसी एंड ओबीसी हो गया। तो इसमें जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है एजुकेशन लोन में, वो कौन से पीरियड के लिए मिलती है, ये पूछा गया था। इंटर मोरेटोरियम पीरियड सर। वाह, बहुत बढ़िया, आपने समझ लिया है ना। तो ये पूछा गया कि इंटायर मोरेटोरियम पीरियड सब्सिडी इंटरेस्ट सब्सिडी इज प्रोवाइडेड फॉर एजुकेशन लोन, है ना। ये हुई सब्जेक्ट टू उनकी एलिजिबिलिटी, कितने एलिजिबिलिटी पर है। और फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ एक काफी चीज तो आपने हम लोग साझा किए। एक सवाल और सरल सवाल पूछा गया था, आप शायद नहीं दे पाए, लेकिन और भी साथियों ने दिया है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। सवाल पूछा गया था, जब भी बैंक में हम आरटीजीएस और एनईएफटी करते हैं, तो हाँ, आरटीजीएस ये और आया एनईएफटी था के ट्रांजेक्शन में हम एक कोड इस्तेमाल करते हैं, उस कोड का नाम क्या है। आईपीसी कोड सर। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये पूछा गया था। और आपने तो ये बोल दिया कि आरआरबी का रिफाइनेंस एजेंसी कौन सा है, नाबार्ड, ये भी पूछा गया। और एक सवाल, प्रायोरिटी सेक्टर में प्रायोरिटी सेक्टर में आरआरबी का कितना परसेंटेज है, ये भी पूछा था सर। हाँ वो चर्चा कर लिए, आप कनेक्ट नहीं हुए तो उस समय चर्चा किए थे 75%। तो आपने लेकिन उसमें 75% आप टोटल एडवांस आउटस्टैंडिंग लिख दिया था, वो तो गलत हो गया। आपने क्या लिखा नहीं, उसमें? क्वेश्चन में टोटल एडवांस आउटस्टैंडिंग ऐसे ही था सर, तो वो क्वेश्चन में गलत, यही था। वो जो है वो बदल गया, वो पहले था, लेकिन जो नए सर्कुलर्स आए ना पिछले साल, तो उसमें ये क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है। नाउ द टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट विल बी 75% ऑफ एएनबीसी आर सीओबी व्हिच एवर इज हायर। ये है, होगा ऑप्शन में एएनबीसी का 75%। ऑप्शन में सर एनबीसी सीओबी ऐसे कुछ नहीं था, ओनली मतलब फिगर्स थे 75%, 10%, 18% ऐसे ही अच्छा, थे। तो ऐसे थे तो फिर तो सही होगा, फिर 75, फिर तो अब जी कुछ ऑप्शन ही नहीं थे तो 75% ही सही होगा। गुड, अच्छा जी किया। सर। एक सवाल और पूछा गया था कि जो आपके रीजनल मैनेजर होते हैं, रीजनल मैनेजर, उनके एक्सपेंडिचर लिमिट क्या होते हैं खर्च करने के, ये सर गलत नॉन कर लैंडिंग क्या पावर। गई, पता नहीं है। तो ये आजकल अभी थोड़ा एडिशन हुआ है, मैं पिछले साल से देख रहा हूँ, अगर 20-21 और 21-22 में देखें तो 21-22 से ये शुरू हुआ है, एक्सपेंडिचर का पावर पूछने लग गया कि आपके रीजनल मैनेजर का या ब्रांच मैनेजर का एक्सपेंडिचर पावर कितना है। तो ये देख लीजिएगा, आप शायद 50,000 होगा, 1 लाख होगा, अलग अलग बैंकों की पॉलिसी है। तो व्हाट इज द एज पर एक्सपेंडिचर पॉलिसी नॉन लैंडिंग पावर कितना है आरएम साहब का, है ना। तो वो मैक्सिमम आप अपने पॉलिसी में देख लीजिएगा, एक्सपेंडिचर पॉलिसी में। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसमें चेक करके बता दूंगा, है ना। चलिए, और अगला जो सवाल है, काफ़ी सवाल जो हैं आप आए हैं, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा 10-15 मिनट और चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लोज कर देंगे, क्योंकि काफ़ी सवाल जो है कुछ नए भी लग रहे हैं और कुछ पुराने, तो 80% पुराने हैं। एक सवाल पूछा गया, नॉमिनेशन फैसिलिटीज अवेलेबल, है ना, नॉमिनेशन फैसिलिटी किन खातों में अवेलेबल है, ये सवाल पूछा गया था सुमन जी। जी सर, इंडिविजुअल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट, और क्या क्या था उसमें? उसमें था कंपनीज अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट अच्छा, और ऐसे कुछ था। हाँ, कंपनीज अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट, एचयूएफ, ऐसा करके आया होगा ना, जी सर। या प्रोपाइट ये पार्टनर ऐसे अकाउंट में, तो इसमें इंडिविजुअल अकाउंट में। ओके, गुड। एक सवाल और पूछा गया था कि SMA2 क्या होता है, SMA2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 क्या होता है, ऐसे लोन जो इरेगुलर होते हैं। वो सर ऑप्शन में था, जो लोन इरेगुलर होता है वो 30 to 60 डेज में अगर आउटस्टैंडिंग रह गया उसका तो क्या होता है, ऐसे कुछ था। अच्छा, तो आपने जो हम साथी ने सवाल भेजा है, वो सवाल में ये लिखा है कि अगर कोई खाता 61 दिन से लेके 90 दिन तक इरेगुलर होता है, अनियमित होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं SMA2। अगर 30 दिन से ज्यादा, मतलब 31 दिन से लेके 90 दिन तक, नहीं 61 दिन से लेके 90 दिन तक अगर वो इरेगुलर होता है, तो उसको बोलते हैं SMA2। ठीक है, 0 से जी 31 दिन तक रहता है तो SMA0, 31 से 60 होता है तो SMA1, 61 से 90 होता है तो SMA2, और 90 से ऊपर हुआ तो NPA। ठीक है, तो ये जो है SMA2 का सवाल पूछा गया। और एक सवाल पूछा गया
जो डीपी कैलकुलेशन वाला तो आपने कर लिया होगा, है ना? जी व्हाट इज द सर। ट्रांजेक्शन कोड फॉर सेविंग अकाउंट? सेविंग बैंक में जो ट्रांजेक्शन कोड पूछा गया चेक में, सेविंग बैंक में कितना, कौन क्या क्या ऑप्शन थे 10 सुमन जी? थे सर, 10 थे, 16 थे, 31 थे, सब ये सब तो थे। 31 भी तो होता है, तो क्या मल्टीपल? जो सर वो लिखा था, वो मल्टी सिटी चेक नहीं, वो लिखा था, मेंशन किया था, क्या लिखा था? मतलब ट्रांजैक्शन कोड फॉर सेविंग अकाउंट व्हिच इज नॉट मल्टी सिटी चेक। अच्छा, तो 10 होगा फिर आंसर, जी है ना? अगर विदाउट मल्टीसिटी चेक लिखा है तो 10 होगा, मल्टीसिटी चेक लिखा है तो 31 होगा। क्लियर क्लियर लिखा था ना? जी सर। चलो बढ़िया। अच्छा और एक सवाल पूछा गया कि ये तो प्रीमियम से जुड़ा हुआ है, गारनेसी ऑर्डर भी हो गया। ये क्या था, रबी एंड खरीफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वो क्या था? हाँ सर, इसका पूछा था टोटल, मतलब PMABY 2021 में हाँ जो रबी और खरीफ का जो इंडेमनिटी क्लेम कितना हुआ, हाँ। वो अच्छा, मुझे नहीं क्लेम पता कितना सर। हुआ ये पूछा गया? होगा ऐसा कुछ था, मतलब कितना अकॉर्डिंग टू PMABY सर्कुलर 22 नहीं 2021 अच्छा ऐसा कुछ। लास्ट ईयर का। हम्म, लास्ट ईयर का, तो ये तो सवाल समझ में नहीं आया हमको तो, है ना? क्या है तो? अच्छा तो एक सर सवाल और, हाँ एक सवाल और पूछा इंडेमनिटी गया था। लेवल बोलिए। इंडेमनिटी लेवल पढ़ के गए थे, 70 80 90 ऐसा कुछ था, बट हम्म वो वाला मतलब प्रीवियस ईयर कितना इंडेमनिटी क्लेम हो, प्रीवियस ईयर का इंडेमनिटी क्लेम कितना होगा, वो हम्म तो तीनों ऑप्शन थे सर, 70 80 90, तो लास्ट ईयर कितना होगा ये तो समझ में नहीं आया, तो शायद गलत हो गया होगा, नहीं पता। अच्छा ओके ओके। और एक सवाल पूछा गया था, चलो उसको मैं सवाल को समझ नहीं पाया, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की साइट पे जाके चेक करके फिर मैं आपको क्लियर करा दूंगा, कल वाले सेशन में करा देंगे। अभी एक सवाल पूछा गया था कि यहाँ पर आपने आपके साथी ने भेजा कि कौन से जो पर्सन है, कंट्री के पर्सन खाता खोलने के लिए परमिशन चाहिए होता है, आरबीआई का प्रियर अप्रूवल चाहिए होता है, ये सवाल आया था। आया था सर, हाँ क्या सवाल आया था, थोड़ा बताइए जरा इसमें। मतलब हाँ, यहाँ मतलब इंडिया में अकाउंट खोलने के लिए कौन हाँ से सिटीजन को RBI का प्रायर परमिशन चाहिए। हाँ, तो पाकिस्तान नेशनलिटी है, बांग्लादेश। पाकिस्तानी, नेपालीज था और हाँ बांग्लादेश, ऐसा कुछ कुछ था, मैंने नेपालीज मार दिया था, कहीं पे पढ़ा था। नहीं नहीं, नेपालीस का नहीं है। इंडिविजुअल अब जो पाकिस्तान होते हैं ना, वो नहीं है। पता था। हाँ नहीं पता था। ये तो नया ना, टाइप का सवाल आपने दिया लेकिन, है ना? कि जो नया टाइप का सवाल, इसमें आरबीआई बोलता है कि प्रियर अप्रूवल चाहिए ओपनिंग ऑफ अकाउंट बाय इंडिविजुअल्स ऑफ पाकिस्तान नेशनलिटी एंड एंटिटीज ऑफ बांग्लादेश ओनरशिप। तो इन दोनों को जो है प्रियर अप्रूवल चाहिए। तो उसमें ऑप्शन में क्या क्या आया था बोले आप? ऑप्शन में पाकिस्तान था, नेपालीज था, हम्म बांग्लादेश था, और ऑप्शन नहीं याद आ रहा सर। तो सिर्फ देश का नाम लिखा हुआ था कि जी ओनरशिप? सर, सिर्फ देश का नाम लिखा हुआ था, अच्छा नेपालीज पाकिस्तान ऐसा था। अच्छा, और कौन सा था नागल चौथा? बांग्लादेश था, हम्म और पता नहीं सर, फिर पांचवा नॉन ऑफ दिस था शायद, अच्छा याद नहीं आ रहा। ओके। तो इसमें क्या होता है, जो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नेशनलाइज होते हैं ना, तो उनको जो है प्रियर परमिशन की जरूरत होती है ना? सिटीजन ऑफ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, और उसमें जो है उनको प्रियर परमिशन खाते के लिए होता है, ओनरशिप उनकी अगर है तो अब इसको थोड़ा सवाल को एक बार देख लेंगे और थोड़ा याद करिएगा, फिर उसके आधार पर मैं कर दूंगा, या एक आध सेशन ले लूंगा इन जो, क्योंकि टॉपिक आप दिए हैं तो इससे हमको हिंट मिलता है, उसके डिटेल आप क्लियरिटी के लिए मैं डाउट क्लियरिंग सेशन ले लूंगा, ताकि जो जी सर। आने वाले प्रमोशन एग्जाम में उनको सहूलियत होगा। लेकिन सवाल अच्छा है, ये सवाल नया टाइप का है,
तो इसको नोट किया जाए। इस पर मैं सर्कुलर देख के आरबीआई का और सर्कुलर देख के मैं आपको एक अलग से सेशन में बता दूंगा। पेड अप कैपिटल तो आपने बता ही दिया, बैंक इंश्योरेंस भी हो गया, और काफ़ी कुछ सवाल हो गए, इंडोर्समेंट वाले भी हो गए। एक और आया था कि जो एसएलआर है, एसएलआर की जो व्याख्या है कौन से एक्ट में की गई है, ये भी देखो। सीआरआर से तो एक सवाल पूछ लिया कि सीआरआर किस पर रखा जाता है, लेकिन सीआरआर आपने लिख दिया कि डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी पे होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया एसएलआर, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड और कैश के रूप में भी पैसा रखा जाता है बैंकों को, तो वो एसएलआर जो है कौन से एक्ट में किया जाता है? अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत एसएलआर की व्याख्या की गई है, जिसके तहत बैंकों को जो उनके नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा जो है गोल्ड के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में और कैश के रूप में रखना होता है। एसएलआर का परसेंटेज कितना है अभी? टाइप करके बता दीजिए इधर जरा। 18%। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये काफ़ी कुछ सवाल यहाँ पर हमने साझा किया, और आज के सेशन के लिए इतना ही। एक चीज़ और सुमन जी, हम जानना चाह रहे थे कि जो केवाईसी से रिलेटेड आपके पास बोल रहे हैं कि ज़्यादा सवाल नहीं आया था, ठीक है, जी केवाईसी सर। से जुड़ा हुआ, लेकिन ये जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम से जुड़ा हुआ एक ही सवाल आया था और नहीं आया था? नहीं सर, और कुछ नहीं आया था। ये एनआरएलएम का आया था और हाँ, एक पीएमईजीपी का आया था। पीएमईजीपी का आया था। पीएमईजीपी का नोडल ऑफिसर ऑफिस कौन सा है, आया था। हाँ, वो तो केवीआईसी लिख दिए है ना। और प्री आईटी जी, सेक्टर में भी ज़्यादा सवाल नहीं आया, देखा गया तो एक ज्यादा ही नहीं, सवाल बस एक एक ही ही सवाल आया। सवाल आया था, वो भी 2 बार रिपीट करके आया था। अच्छा, और बैंक के जो बिजनेस फिगर है उससे भी एक ही सवाल आया था? कुछ नहीं नहीं आया, कुछ है? नहीं आया था। बिजनेस फिगर और नहीं आया था। मतलब अगर कुल मिला के देखा जाए तो इंटरनल जो आपके सर्कुलर से तो 12 सवाल भी नहीं आए होंगे, ऐसा लग रहा है, 10 नहीं, 12 सवाल। 5 या ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 सवाल आए होंगे सर, और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं आए। अच्छा, सेल्फ हेल्प ग्रुप से कोई अलग से सवाल? जेएलजी से तो आया था एक, एनआरएलएम का ही सवाल आया था बस, उसके अलावा नहीं, है ना? और उसके अलावा और कुछ नहीं आया था। और कैश रिलेटेड आया था क्या? सॉइल नोट कैश रिलेटेड नहीं सर, नहीं आया था। नहीं आया था। अच्छा, और वो आपका काउंटरफिट करेंसी नोट से जुड़ा हुआ? नहीं सर, नहीं आया था। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, ना, ना। सुकन्या, नहीं सर। अटल पेंशन योजना? सोशल सिक्योरिटी का खाली पीएमजेजेबीवाई का प्रीमियम पूछा था। अच्छा, सोशल ईयरली सिक्योरिटी का प्रीमियम। वही। ओके। और आपका जो टैक्स रिलेटेड, टैक्स टीडीएस, टैक्स रिलेटेड टीडीएस का वही तो नहीं पूछा आया है, था। मुझे इनकम टैक्स 269 वाला पूछा था, वो 20,000 वाला नहीं, ना? वो इनकम टैक्स का टीडीएस का नहीं आया था। वो पूछा था कि एजुकेशन और हेल्थ सेस कितना है। अच्छा, एजुकेशन और हेल्थ टैक्स पूछा था क्या, है ना? हाँ, क्या कौन थे उसका वहाँ पर? सेस कितना है, पता नहीं सर, 4% शायद। अच्छा, नहीं नहीं, वो उसका जो है आपका जो टैक्स अवेलेबल है वो @4%, आपने 4% लगाया ना? फोर जी परसेंट सही है, सर। 4% सही है आपका। कि जो जो भी हेल्थ और जो एजुकेशन सेस होता है, एक सेक्शन के आधार पर ये गवर्नमेंट ने बोला है कि जो टैक्स पेयर हैं उनमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेविट किया जाता है @4%। कितना? 4% करंटली है। तो ये आपने अच्छा किया। और आपसे पूछ रहे थे कि जो गवर्नमेंट बिजनेस जो होते हैं उन पर कमीशन से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछा गया था? गवर्नमेंट नहीं सर, कुछ नहीं आया था। नहीं पूछा गया। ओके। ना। और बैलेंस शीट से तो एक ही सवाल पूछा गया, ड्राइंग पावर वाला ना, ड्राइंग पावर और नेट नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। और एक था सर, करंट रेशियो जब हम दिखाते हैं तो उसमें हाँ, क्या क्या इंक्लूड करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, करंट रेशियो जो है ना, जी सर। तो करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो करंट एसेट डिवाइडेड वो बाय करंट मुझे नहीं लायबिलिटी। पता था। हम्म। कैलकुलेट करने के लिए क्या कौन सा इंक्लूड नहीं होगा पूछा था, तो वो मैं क्लियर नहीं थी। तो अच्छा, फर्नीचर और फिक्सेचर ऐसा कुछ था, उसको ऑप्शन में दे दी थी। तो वही नहीं होगा, वो करंट एसेट नहीं होता, वो फिक्स एसेट होता है। हाँ, फिर तो ठीक है सर। हाँ, आपने मतलब उसमें किया फिर ना। आंसर करेक्ट है।
हाँ, तो आपके लिए फिर हम हमारे जो राजू ने ताली बजा देंगे आपके लिए, है ना, क्योंकि वो फर्नीचर और फिक्सर जो हैं वो होते हैं फिक्स एसेट होते हैं, तो वो करंट एसेट का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, प्रोविजन से सर। जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछा गया तो प्रोविजन से, नहीं सर। विलफुल डिफॉल्टर, नहीं सर, ये सब नहीं सरफेसी पूछते। सरफेसी, सरफेस ना, वो जो मॉर्गेज का था ना जो सर, वही मतलब सरफेस का जो डेफिनेशन था, इंटरेस्ट ऑफ, पता नहीं उसका डेफिनेशन भी ठीक से याद नहीं आ रहा है, वही पूछा था। अच्छा, और कुछ नहीं पूछा था। कस्टमर सर्विस से रिलेटेड जैसे डेथ क्लेम सेटलमेंट हो गया, या आपका जो चेक कलेक्शन से, नहीं सर, अच्छा बैंकिंग याद नहीं आ ओम्बुड्समैन, रहा। ओम्बुड्समैन से डिस्क्लेम से तो सर कुछ नहीं आया था। इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन, नहीं आया था सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं एक्ट, आया था। कंज्यूमर ना, प्रोटेक्शन एक्ट से आया था, नहीं आया नहीं था। सर, नहीं आया था। चलिए, एमएसएमई, एमएसएमई से भी नहीं आया था सर। नहीं आया था। चलिए, बाकी आपने बहुत कुछ चीजें हमारे नहीं। साथियों के लिए क्लियर कर दी, क्या क्या चीज तैयारी करना है। लगभग हम लोग यहाँ पर 30 सवाल तो डिस्कस किए हैं आज, तो इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुमन जी, आपने समय दिया, हमारे साथियों का हौसला अफजाई जी किया, सर। उनको आपने अनुभव साझा किया, आपने जी सवाल सर। बताए, क्योंकि आपका एग्जाम तो अभी कल हुआ है, और ये सवाल यकीन मानिए विनायक जी, जी सर। ये जो 30 सवाल आज डिस्कस किए होंगे, या 30-35 सवाल दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पर, लेकिन इससे आपको इंसाइट मिला होगा कि हमें पढ़ना क्या है। जैसे एक नए नए सवाल भी मिले हैं, जो ये परमिशन वाला केस, दूसरे देश के नागरिक यहाँ खाता खोलते हैं तो आरबीआई का परमिशन चाहिए, और आरएम साहब के एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो ये इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको पता चलेगी कि क्या हमको देखना है। जैसे विनायक जी, आपने बताया ना एक आंसर आपको नहीं पता था, वो कौन सा था? जियोपुरिया कमिटी से। हाँ, गोईपुरिया कमेटी, है ना। तो ये सारी हाँ चीजें जो है आपको इंसाइट मिलेंगी, और जो हमारा जो 1-2 नंबर कम होने रहता है ना, वो पूरा आप देखिएगा, उसमें आप पक्के हो जाएंगे। हाँ तो हमारे विनायक जी, थोड़ा हमारे साथी का धन्यवाद कर दीजिए, सुमन हाँ जी हाँ। का, थैंक्स थैंक्स सुमन जी, थैंक्स। है कोई ना। बात नहीं सर, उड़िया थैंक जानते हैं यू। तो उड़िया में बोल दीजिए, आपके, उड़िया में। नहीं, ये आप नहीं सुमन जानते जी, सर। सुमन आ गया, आप उड़िया बोलते हैं? जी सर, उड़ीसा में रहते हैं, उड़िया कैसे नहीं बोलेंगे। तो आज्ञा, ठीक है, उड़िया ते कही दऊं ताकू, उड़िया ते बुझे दऊं, ठीक है, आज्ञा मन को ठीक है, हौसला अफजाई कर दऊं। वो थोड़ा सा बंगाली की तरह ही होता है शायद सर। हाँ, तो हमारे अभी बोलेंगे ना, सुमन जी बोलेंगे उड़िया में, आप लोगों को, इनको इनको ना आप बेस्ट विशेस दे दीजिए उड़िया में। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ଥିବା ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ शुभकामना। थैंक यू थैंक यू। हाँ, एकदम उन्होंने तो हिंदी टाइप का बता दिया कि आपके आने वाले प्रमोशन एग्जाम के लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं ना। तो जी वैसे सर। बहुत मीठा मतलब उड़िया होता है, मतलब उसमें ज्यादातर मैं देखा हूँ उड़िया में ना, क्या होता है कि आदर भाव बहुत होता है ना सुमन जी, आदर भाव बहुत होता है। जैसे अभी क्या बोले उन्होंने, अपन मान को, मतलब आपको सम्मान देते हुए बोले कि आप लोगों को, तो वो ऐसा रहता है, आज्ञा, हम लोग ना मतलब ये सब। बंगाली में आपने बोलते हैं तो वो लोग अपन बोलते हैं, हाँ तो हाँ। सही होगा सर। हम्म। अच्छा है, चलिए, तो आप सभी को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाई, और मन आपका शुद्ध रहे, मन आपका शुद्ध रहे, और काम चंगा हो, दिल में बहती निर्मल गंगा हो, और इस अमृत महोत्सव की बेला पर हर घर लहराता तिरंगा हो, हर घर लहराता तिरंगा हो। आज जैसे वाह तिरंगा सर वाह। फहराए हम लोग, तो तिरंगा फहराए, जवानों को याद किए, देश के बलिदान को याद किए, शहीदों को याद किए, साथ ही साथ आप जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, वो भी बलिदान की जैसा है, जो समाज कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, पूरा जो है मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देश के विकास में सीधा सीधा योगदान कर रहे हैं। तो हमें अपने आप जो हमारे साथी हैं उनका भी साहस बढ़ाना चाहिए, और उन्हें भी जो है याद करते हुए जो देश के लिए काम करते हैं, उनमें से भी हम एक मजबूत सिपाही हैं, और हम देश के लिए वो सारी चीजें कर सकते हैं जो देश को जरूरत है, और वो काम हम कर रहे हैं। उसके लिए हमको ज्ञान कौशल की जरूरत होती है,
सामर्थ्य कौशल की जरूरत होती है और जो समरसता है। हम जब बैंक में काम करते हैं तो हमारी मनोभाव ऐसी होना चाहिए, निष्पक्षता से काम करना है, बिना जाति भेदभाव, देश को याद करना है, इस तिरंगा को याद करना है। तो इसके लिए मैं आप लोगों का हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिलों में थी जो ज्वाला याद कर लें, जिसमें से बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें। तो जब भी हम ऐसे दिवस मनाते हैं तो हमें उनकी बलिदान याद आती है। तो बैंक में भी जब हम काम करते हैं तो हमें देश के योगदान के प्रति एक साहस आता है और एक भूमिका अदा करने की एक जिम्मेदारी जो मिली है उसको अदा करने के लिए एक साहस आता है। और साहस जब आता है वो कब आता है, अगर आपके पास ज्ञान कौशल है ना तो साहस आएगा। हाँ, एक प्रधानमंत्री जो योजना आई है उसको हम सही आदमी को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हमारे अंदर एक निर्णय शक्ति आती है। तो हमको 5 तरह की शक्ति जगानी है। एक तो पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ करेज, पावर ऑफ नॉलेज ज्ञान की ताकत बढ़ानी है, पावर ऑफ करेज साहस की ताकत बढ़ानी है, और एक होता है पावर ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करने वाला, और एक होता है पावर ऑफ कोलैबोरेशन एक दूसरे को कोलैबोरेट करने के लिए, और एक होता है पावर ऑफ पेशेंस। तो ये सारी शक्तियों को हम लोग जागृत करेंगे इस अमृत महोत्सव में। इस पंच सूत्र का पालन करेंगे, रोज पढ़ना, रोज लिखना, रोज समझना, रोज जो है मॉक टेस्ट करना और उसको दोहराना या अभ्यास करना, इतने पंच सूत्र का पालन करेंगे और ये लगातार करेंगे। 3 साल तक आप करिए, देखिएगा आपको एक रास्ता मिल जाएगा, आप लगातार सीखते रहेंगे। तो चलिए, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य और कार्यकुशलता और सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात करेंगे दूसरे सर सेशन में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। हाँ जी, सर गुड नाइट सर। सर हाँ जी, सर वो टीजीबी का जो क्रेडिट पॉलिसी सर वो वाला थोड़ा अगर अभी कर पा करेंगे, अभी करेंगे, है ना। ठीक है सर। अब आप टीजीबी का करेंगे, अब झंडा फहरा लिए, सारी चीजें कर लिए, अब टीजीबी के लिए भी कर लेंगे। और जो सारी चीजें जो पॉलिसी होगा सब पूरी होगी, है ना? ये देखो बस वाला हार्न बजा दिया, अब चला जाए, है ना, बस वाला, है ना। तो चलिए, आप सभी से विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे नए सर सेशन में। शानदार रहिए, जबरदस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, जीतते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।